हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था नेटवर्क एनालिसिस की सेकंड टेक्निक, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसको हम शॉर्ट में पर्ट एनालिसिस भी कहते हैं। तो हमने पर्ट एनालिसिस की कुछ चीजें हमने वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल में हमने कुछ पार्ट्स कवर किए थे और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जैसे एक्टिविटीज और उनके इमीडिएट प्रेडिसेसर्स गिवन थे, तो उनकी हेल्प से उनको देखते हुए हमने नेटवर्क डायग्राम बनाई। फिर हमारे पास कुछ 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा था क्रिटिकल पाथ मेथड में एक सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, लेकिन हमें पर्ट एनालिसिस में वो कहाँ पर लगता है जहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नॉन रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं। मतलब कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जैसे जिनका हमें नहीं पता है कि कौन सी एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, तो वहां पर हम 3 टाइम एस्टिमेट्स लेकर चलते हैं, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, और इन तीनों टाइम्स की हेल्प से हम सिंगल टाइम एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं हर एक एक्टिविटी का, और उन्हीं की हेल्प से फिर हम एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालते हैं, पहले हर एक एक्टिविटी की और फिर पूरे प्रोजेक्ट की। तो हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया, उसके बाद हर एक एक्टिविटी की एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन और वेरिएंस कैलकुलेट की। उसके बाद हमने क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट किया, जिससे हमें पता चलता है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। फिर हमने पूरे प्रोजेक्ट की वेरिएंस कैलकुलेट की, और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया, क्योंकि अब हमें सिंगल टाइम एस्टिमेट मिल गया था हर एक एक्टिविटी का, तो इसीलिए फिर हमने जैसे सीपीएम में क्रिटिकल पाथ मेथड में हमने अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम्स कैलकुलेट किए थे, वैसे ही हमने इसके लिए भी कैलकुलेट किए। तो ये 5 पार्ट्स हमने कवर किए थे लास्ट वीडियो में। तो अगर आपको इनमें कहीं पर कोई डाउट है तो आप यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। अब हमारे पास ये 3 पार्ट्स बचते हैं, 6, 7 और 8 जो है, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि हमें फिक्स नहीं पता है हर एक एक्टिविटी का टाइम, तो इसीलिए हमें एक एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन मिलती है हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की। ठीक है, तो फिर वहां पर चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी के, जैसे आपको हम बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकला 40 डेज का, तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी कंप्लीटेड इन 30 डेज और इट कैन बी कंप्लीटेड इन 50 डेज, मतलब 40 से कम और 40 से ज्यादा। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटीज हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करते हैं बेसिकली कि पर्ट एनालिसिस में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशंस हैं, they can be approximated with the help of a normal distribution। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व स्टडी करते हैं, और उसी की हेल्प से हमें प्रोबेबिलिटीज मिलती हैं। तो वैसे तो इस स्टेज पर आई एक्सपेक्ट कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट उसकी बहुत काफी डिटेल है। बट स्टिल अगर नहीं भी आइडिया है तो हम थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी चीजें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए, हम ये मान के चलते हैं जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो कुछ इस शेप का होता है, बेल शेप्ड कर्व भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्क्यूड है, बट आप मानकर चलिए कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एवरेज वैल्यू। ठीक है, मतलब ये अगर हम इस कर्व का सेंटर ड्रॉ करते हैं, तो इस सेंटर के दोनों साइड पर जो एरिया फॉल करता है वो एक जैसा होता है, इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, इस सेंट्रल वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, एवरेज, तो या तो आप इसे एक्स बार बोल लें या फिर हम इसको यूजुअली म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं वो होती हैं एरिया अंडर दिस नॉर्मल कर्व। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होता है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल रहता है जिसमें हमें z वैल्यूज गिवन होती हैं। ठीक है, वो z वैल्यूज की हेल्प से हम उस टेबल में हो हम जो भी z की वैल्यू निकलती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उस टेबल को स्टडी करते हैं, और उसी की हेल्प से हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारा जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें हमारा आया था एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज
47 डेज, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेड है ना, तो एक्सपेक्टेड को हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस पॉइंट इज 47 डेज, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी कंप्लीटेड इन 50 डेज, तो ऑब्वियसली 47 के आगे 50 आएगा। बेसिकली ये जो कर्व होता है, हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमारा डेटा वैल्यूज होती हैं एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर हमारी डेटा वैल्यू क्या है, हम प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ सेंटर में 47 डेज है, तो अगर हम बोल रहे हैं 50 डेज में कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 50 विल लाई समवेयर हेयर ऑन द राइट साइड ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ये 50 आएगा, राइट। और अगर हम बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी कंप्लीटेड इन 40 डेज, तो 47 के लेफ्ट साइड पर कहीं पर 40 आएगा, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर हमें एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फाइंड करना है। अब एरिया जो होता है 50% लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, ये जो 47 है सेंट्रल वैल्यू, तो 50% यहाँ लाई करता है और 50% इसकी राइट साइड पे फॉल करता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम प्रोबेबिलिटीज की टर्म में बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वेरी करती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब 0.5 इस साइड और 0.5 इस साइड, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 50 डेज में कंप्लीशन होगी विद इन 50 डेज, तो इसका मतलब हमें इस कर्व के 50 वाले पॉइंट से पूरा इस साइड का एरिया कंसिडर करना है, ठीक है। ये पूरा एरिया दैट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पॉइंट 50, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमें टेबल में जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो वैल्यू जो हम यहाँ पर टेबल आपको दिखाएंगे उसमें वन टेल मतलब एक ही साइड की वैल्यूज गिवन होती हैं। तो इसका मतलब आपको वहां से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 47 मीन वैल्यू से लेकर ये 50 तक की वैल्यू। तो उसमें ये 0.5 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी 47 से 50 के बीच की टेबल से मिलेगी, और बाकी जो 47 के लेफ्ट साइड है वो तो 0.5 है पूरा, वो हमें पता है 50% ऑफ द एरिया। तो 0.5 में हम वो वैल्यू ऐड करेंगे। वो चलिए जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए कि जब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो z की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। वो किसके बराबर होती है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये सिग्मा हम स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर म्यू हो गया आपका मीन वैल्यू, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट की। जैसे यहाँ पर 47 डेज है, ये आपकी एवरेज वैल्यू है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन आपने पहले वेरिएंस कैलकुलेट की होगी, ठीक है, वो आप पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हमने वेरिएंस कैलकुलेट की थी। तो वेरिएंस जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो अब वेरिएंस की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की होगी पूरे प्रोजेक्ट की, उसका स्क्वायर रूट लोगे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास म्यू भी है, आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी है, और एक्स क्या है, आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 डेज की निकालनी है ना, तो एक्स हो जाएगा 50, ठीक है। तो आपके पास यहां से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप टेबल देखेंगे, फिर टेबल से आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपके लिए इतनी नॉलेज अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सफिशिएंट, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है, एंड लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 55 डेज, राइट। तो 55 डेज में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप रेफर करेंगे हमारी पिछली वीडियो को, तो हमने वहां पर जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन थी, जिसको हम टीई एक्सपेक्टेड टाइम से कैपिटल टी लिखा है उससे डिनोट करते हैं, वो हमारा निकला था 47 डेज, ठीक है। और हमारी वेरिएंस जो थी, टोटल वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, वो हमारी आई थी 110/9। तो अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी हो, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 110/9, और इसको कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू मिलती है 3.496। तो क्योंकि डेज में था हमारा यूनिट टाइम का, तो हम इसे भी डेज लिखेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। और हमने क्या कहा कि जो हमारे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम्स होते हैं, हम उनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम करते हैं। तो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की बनेगी,
ठीक है। अगर हम इस तरह से नॉर्मल कर्व बनाते हैं तो हमारी ये जो सेंट्रल वैल्यू है दिस इज 47, ठीक है, क्योंकि एवरेज ये एक्सपेक्टेड टाइम है, इसी को हम एवरेज बोलते हैं। दिस इज 47 डेज, राइट। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी कंप्लीटेड इन 55 डेज? तो ऑब्वियसली 55 लाइज टू द राइट ऑफ 47, तो हम यहाँ कहीं 55 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं दिस इज 55 डेज, राइट। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, इन 55 डेज है ना, तो इसका मतलब हमें 55 डेज से लेफ्ट वाला हमें सारा एरिया कंसिडर करना है, ठीक है। हमने कहा था कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है। तो इस कर्व के अंडर 55 के विद इन कौन सा एरिया फॉल करेगा, ये सारा जो हम शेड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ये सारा। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ हमने एक्सिस के साथ इस कर्व को टच नहीं करवाया है, इसको एक्सटेंड किया है, जो बताता है कि जो हमारा नॉर्मल कर्व है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसीलिए ये हमारा एक्सिस के साथ टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर दिस कर्व। अब एरिया ये कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या होता है कि हमने कहा था कि ये सिमेट्रिकल इन नेचर होता है हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो सेंट्रल वैल्यू है 47 वाली, तो 50% यहाँ लाई करता है, 50% यहाँ लाई करता है, ठीक है, इस सेंट्रल वैल्यू के। तो प्रोबेबिलिटीज की टर्म्स में हम क्योंकि 0 to 1 बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब ये वाले एरिया की 47 के इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और 47 के बियॉन्ड जो सारा एरिया है वो 0.5 है। लेकिन हमें वो सारा एरिया नहीं लेना है, हमें सिर्फ 55 तक वाला एरिया लेना है। तो हमें ये चीज जो है, ये वाला एरिया, ये हमें टेबल से मिलेगा, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। पहले इसको हम ग्राफ को थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। ये हमारा 47 एवरेज वैल्यू है जिसे हम म्यू भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन अभी हमने पीछे कैलकुलेट की 3.496 डेज, राइट। और ये 55 वाली हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 55 डेज। तो हमने कहा था कि हम इसके लिए एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व के लिए हमें जेड स्केल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने कहा था फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज 55। म्यू हमारा है 47 जो एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन है, और स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.496। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 2.29, ठीक है। तो हमें z की वैल्यू मिल गई 2.29। अब ये वैल्यू हम देखते हैं Z टेबल में, जिसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का टेबल बोलते हैं। तो उस टेबल में हम देखेंगे कि इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग, अब ये क्या है, Z इक्वल टू 2.29। तो अब हमें जो नॉर्मल, जो हम टेबल अभी देखेंगे नॉर्मल एरिया टेबल, उससे हमें क्या मिलेगा, एरिया बिटवीन दिस मीन वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है। इनके बीच का हमें ये वाला एरिया हमें टेबल से मिलेगा, और उसमें हम, ये तो हमें पता है 0.5 है, तो हम सिंपली ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमें टेबल में ये वैल्यू कैसे देखनी होती है। देखिए हमारे पास है z इज इक्वल टू 2.29। हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, क्योंकि जो हमें इस तरीके से टेबल गिवन होता है तो हमें इस तरह से वैल्यूज गिवन होती हैं, लाइक 0.0, 0.1, 0.2 अप टू ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, और यहाँ से हमें 0.01, 0.02 इस तरीके से वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2.29 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2.2 कहाँ पर है, और 2.2 में ऐड करेंगे 0.09, राइट, 2.2। तो 0.09 यहाँ पर देखेंगे, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमें वैल्यू मिलेगी 2.29 की, ठीक है। तो आइए देखते हैं टेबल कैसे देखना है। देखिए ये टेबल हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर देखिए कर्व बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जीरो से ये वाला जो ब्लू वाला रीजन है, ये ब्लू रीजन एक ही साइड का गिवन है ना, वन टेल का, तो इसीलिए हमें 0.5 ऐड करना पड़ता है। कुछ टेबल्स कभी कभी होते हैं जो टू टेल वाले, जो आपको यहाँ टोटल वैल्यू दे देते हैं, फिर आपको वहाँ 0.5 ऐड नहीं करना होता, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास वन टेल एक ही साइड वाला वैल्यूज हैं। तो हम देखते हैं 2.29। सबसे पहले हम देखते हैं रोज में, देखिए 2.2 कहाँ पर है, दिस इज 2.2। और ऊपर हम देखते हैं 0.09 कहाँ पर है, 0.09। तो अब इनका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, तो वो कहाँ पर आता है,
ये आता है 2.2, दिस इज 0.4890। ठीक है, तो हमारी z इक्वल टू 2.29 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या वैल्यू मिलती है? 0.4890। ठीक है, क्या वैल्यू मिली है? 0.4890। राइट, तो हमारा एरिया कैसे निकलेगा? द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी और एरिया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या है? दैट द प्रोजेक्ट will be completed will be completed in 55 days is equal to, हमने क्या कहा? 0.5 ऐड कर देना है प्लस ये वैल्यू जो 2.29 वाली निकली है दैट इज 0.4890। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0.9890। दिस इज वेरी नियर टू 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एक्सपेक्टेड टाइम 47 है तो 55 डेज में तो देयर आर हाई चांसेस कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 55 डेज? इट इज 0.9890। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इफ द कंपनी वांट्स टू बी 90% श्योर दैट द सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड बाय अ सर्टेन ड्यू डेट, हाउ मेनी डेज प्रायर टू दैट शुड इट स्टार्ट द वर्क? तो देखिए पहले क्वेश्चन में जो अभी इससे पहले हमने किया उसमें क्या गिवन था हमें? हमारे पास एक एवरेज टाइम हमें पता था 47 डेज, और हमें बताना था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी कंप्लीटेड इन 55 डेज। म्यू गिवन था, एक्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी के लिए हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना था, और एरिया के लिए हमें देखना था जेड टेबल, और जेड टेबल के लिए पहले हमें कैलकुलेट करनी थी जेड वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास पहले क्वेश्चन था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है कि 90% अगर हमें श्योर होना है तो हमें काम कब शुरू करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें 90% श्योर होना है कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा टाइम से, तो उसके लिए हमें कब काम स्टार्ट करना चाहिए। राइट, तो देखिए अब इस तरीके से अगर कर्व है, यहाँ पर हमारी आती है सेंट्रल वैल्यू, ये आता है हमारे पास म्यू। ठीक है, ये तो हमें पता है 47 डेज है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बोला है 90%। 90% का मतलब ये हुआ, देखिए 47 के लेफ्ट साइड पर ये तो 0.5 है ही है। ठीक है, तो 90 कब होगा? जब हम इसके राइट साइड पे 0.4 लेंगे। ठीक है, सपोज वो यहाँ कहीं आता है, सॉरी इस तरीके से, सपोज यहाँ कहीं पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0.4। ठीक है, तो हमें इसका मतलब 0.4, ये एरिया अंडर द कर्व है, प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। राइट, तो मतलब 0.5 तो हम वैसे ही ऐड कर लेते हैं, तो टेबल से हमें क्या चाहिए? 0.4 जो प्रोबेबिलिटी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? ये x की वैल्यू। एक्स क्यों? क्योंकि हमें पहले क्या था 55 डेज में कंप्लीट हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब है कि 90% प्रोबेबिलिटी गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कौन से दिन पे काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसका मतलब एक्स कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमारे पास सेम चीज है, z इज इक्वल टू म्यू माइनस एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये हमें गिवन है म्यू दैट इज 47 डेज, स्टैंडर्ड डिविएशन हमने कैलकुलेट करके रखी है, वो थी हमारी 3.496, है ना। तो कैलकुलेट करना है x। अब इस इक्वेशन में हमें z भी चाहिए ना, तभी x कैलकुलेट हो पाएगा। तो z हमें कहाँ से मिलेगा? हम देखेंगे हमारा जो टेबल है। ठीक है, तो टेबल में अब हमें रिवर्स करना है। पहले हमने z की वैल्यू थी 2.29, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एरिया देखा। अब एरिया गिवन है 90%, मतलब यहाँ पर गिवन तो 90% है, लेकिन हमें टेबल में 40% ही देखना है, मतलब 0.40 वाली वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है। एरिया गिवन है, वहां से हमें z ढूंढना है कि z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें क्या देखना है टेबल में कि जो बीच की वैल्यूज है वहां पर 0.40 कहाँ पर लाई करता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगी z की वैल्यू। ठीक है, तो आइए देखते हैं टेबल।
तो देखिए ये टेबल गिवन है ना, अब हमने यहाँ पर लोकेट करना है 0.40, बीच में जो सारी वैल्यूज गिवन है वहां पर देखना है 0.40 कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम पहली रो देखते हैं वहां पर 0.000 वाली सारी वैल्यूज हैं, तो फटाफट से देखेंगे 0.4 कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए 0.3 में देखें 0.11 है, फिर नीचे आते जाइए 1.3 पे देखिए 0.4032 आ रहा है। तो अब हम इससे पहले 1.2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, कहीं वहां एंड में कहीं 0.4 की वैल्यू है। तो देखिए अगर हम एंड में आते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है 0.3997 और दूसरा है 0.4015। तो इन दोनों में से 0.40 के नियरेस्ट कौन सी है, दैट इज 0.3997। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए रो वाइज है 1.2 और ऊपर है 0.08, इसका मतलब हमें मिल गई z की वैल्यू 1.28। ठीक है, जो एरिया 0.40 वाला है प्रोबेबिलिटी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू कितनी बनती है 1.28। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था z इज इक्वल टू म्यू माइनस एक्स अपॉन सॉरी एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उसमें हम z की वैल्यू डालेंगे और वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं ताकि आपको एक पूरा समझ आ जाए कि हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे लिखना है। तो देखिए, to calculate the time as to when to start the work, we have to obtain the value of x corresponding to which an area equal to 0.90 lies to the left of it, right? तो हमने नॉर्मल एरिया टेबल में देखा कि z की वैल्यू corresponding to the area of 0.40, 0.40 क्यों, इट इज द एरिया बिटवीन म्यू सेंट्रल वैल्यू एंड x। ठीक है, 0.5 तो उसके लेफ्ट साइड पे कंप्लीट इंक्लूड होना ही होना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने 0.40 देखा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू आई 1.28। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, और z हमें मिल गया है 1.28, x हमें कैलकुलेट करना है, म्यू हमारे पास है 47 डेज, स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.496, राइट, यही है। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू, देखिए ऊपर जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.496 और ये -47 दूसरी साइड जाके +47 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 51.47 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 52 डेज। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है 47 डेज, लेकिन अगर हमें 90% श्योर होना है कि हमारा काम हो ही जाएगा तो उसके लिए वी हैव टू स्टार्ट 52 डेज प्रायर। ठीक है, तो तब हमारा मतलब 52 डेज की जो हमारी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है वो हमारी, अगर हम 52 डेज पहले स्टार्ट करते हैं काम तो देयर इज 90% श्योरिटी। ठीक है, तो ये हो गया कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो कैसे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, व्हेन शुड वी स्टार्ट आवर वर्क। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पहले वाले पार्ट से समझ लीजिए रिवर्स है, राइट। तो चलिए, आई होप यहाँ तक अभी क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। Okay, so last part. Suppose the company agrees to install the computer system in 50 days, failing which it would pay a penalty of 500 rupees per day. What is the probability that a penalty but not exceeding 2000 rupees will be paid? आपको लैंग्वेज देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट इट इज वेरी सिंपल। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमसे क्या पूछा गया है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि सपोज कंपनी मान जाती है कंप्यूटर इंस्टॉल करने में विद इन 50 डेज। ठीक है, हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन कितना था, अगर हम फिर से ऐसे कर्व की ही फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, देखिए हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम था 47 डेज कंप्लीशन का। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं विद इन 50 डेज, तो 50 विल लाई समवेयर हेयर, यहाँ कहीं 50 लाई करेगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि सपोज कंपनी मान गई कि हम 50 डेज में काम कर देंगे, और अगर नहीं करेंगे, फेलिंग विच इट वुड पे अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज पर डे, मतलब जितने दिन का डिले होता जाएगा तो 500 रुपीज पर डे वो पे करते जाएंगे। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है कि पेनल्टी पे होगी, दैट अ पेनल्टी विल बी पेड बट नॉट मोर देन 2000 रुपीज, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। ठीक है, तो 2000 रुपीज कब बनते हैं,
अगर 50 से एक दिन का डिले हुआ तो 500 रुपीज, तो 4 डेज के डिले का मतलब है 2000 रुपीज, राइट। 500 इंटू 4 इज 2000 रुपीज। तो 4 दिन का डिले मतलब 50 डेज तक पेनल्टी नहीं है, 50 से 4 दिन ऊपर हुए तो 2000 रुपए, ठीक है। तो मतलब यहाँ कहीं आएगा 54 डेज। तो हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पेनल्टी विल बी पेड। तो पेनल्टी की पेमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस एरिया में लाई करती है 50 से 54 के बीच में, राइट। तो ये पीछे वाली कोई भी प्रोबेबिलिटी इसमें काउंट नहीं होगी। तो जैसे हम लेफ्ट साइड का देखते थे तो ये वाला 0.5 हम अपने आप ऐड कर देते थे ना, अब यहाँ पर वो चीज ऐड नहीं होगी। अब ये जो शेडेड एरिया है हमें सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी या एरिया अंडर दिस कर्व हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि पेनल्टी की बात हो रही है। तो 50 से 54 डेज के बीच में जो एरिया फॉल करता है हमें वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे होगी हम देखते हैं। इसके लिए जो हमने नॉर्मल टेबल देखा था, नॉर्मल कर्व वाला टेबल, ठीक है, जहां पर हम z की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया देखते हैं। अब वो जो वैल्यू होती है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, इट इज फ्रॉम मीन टू दिस वैल्यू, ठीक है। मीन है 47, मतलब जो हमें वैल्यू मिलेगी अगर हम 50 देखिए फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो जब अगर हम यहाँ x की वैल्यू 50 लेते हैं तो हमें एरिया कौन सा मिलेगा, मीन और 50 के बीच में, ठीक है। चलो यहाँ नहीं ड्रॉ करते, हम जहां पर 50 आ रहा है वहीं पर ड्रॉ करते हैं। देखिए अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं, क्योंकि म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन फिक्स्ड है, x चेंज होता है ना, वो x एक बार 50 है एक बार 54 है। तो अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं तो जो हमें z की वैल्यू मिलेगी वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। 47 मीन से लेकर x की वैल्यू तक, 47 से लेकर 50 की वैल्यू तक। और अगर हम x की वैल्यू 54 लेते हैं तो हमें जो टेबल से वैल्यू मिलेगी वो 47 से लेकर 54 तक की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 50 और 54 के बीच की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अब वो हमें कैसे मिलेगी, हम इस पूरे में से अगर ये रीजन माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब अब हमें दो बार z की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक बार 50 लेकर एक बार 54 लेकर, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये जो रिक्वायर्ड एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमें z1 कैलकुलेट करना है, z2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो z1 के लिए क्या हो जाएगा, हम एक बार x की वैल्यू लेते हैं 54 माइनस म्यू है 47 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.496, ठीक है। और दूसरी बार हम x की वैल्यू लेंगे 50 माइनस 47 अपॉन 3.496। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें z1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये आती है 2.00, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। और z2 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.86, ठीक है। तो हमें z की ये दो वैल्यूज मिल गई, हमें दो एरियाज मिलेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो टेबल देखते हैं उसमें हमने एक बार वैल्यू देखनी है z इक्वल टू 2 के बराबर, फिर हमने देखना है z इक्वल टू 0.86 के बराबर। तो ये दो वैल्यूज हम टेबल में देखेंगे, हमें एरिया मिलेगा और हम उसका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं टेबल में क्या वैल्यूज हमें मिलती हैं। पहले देखते हैं 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें चाहिए z 2.00 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड z चाहिए 0.86 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम पहले देखते हैं z इक्वल टू 2, तो 2.00 है ना, ये 2.0 है और ये 0 है। तो हमें पहली वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गई 0.4772। और दूसरा है z इक्वल टू 0.86, तो 0.8 देखेंगे रोज में, वो कहाँ पर आता है, दिस 0.8। और 0.06 हम ऊपर देखेंगे वो आता है यहाँ पर। तो यहाँ से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, 0.8 और 6 आगे बढ़ते जाइए, ये आता है 3051, 0.3051, 0.3051। तो हमें क्या करना है, सिंपली इनका डिफरेंस लेना है, जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो अब हम पूरे सॉल्यूशन को थोड़ा तरीके से लिखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हमें सॉल्यूशन कैसे लिखना है, राइट। तो देखिए
अब हमें आंसर कैसे लिखना है? A penalty would be paid if the project is not completed in 50 days. For a penalty to be paid but not exceeding sum of 2000 rupees, the project would complete between 50 and 54 days and the probability of this has been marked in this area. ठीक है, in this figure. तो इस फिगर में देखिए ये 47 आपकी मीन वैल्यू है म्यू, और आपको ये 50 और 54 के बीच का ये जो एरिया है ये आपको इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, Z1 कैलकुलेट किया, Z2 कैलकुलेट किया, Z1 आया 2, Z2 आया 0.86, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने टेबल देखा और हमें एरियाज की ये वैल्यूज मिली, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये हमें मिल गया रिक्वायर्ड एरिया दैट इज 0.1721, राइट। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी है। So thus, the probability that a penalty would be paid but not more than 2000 rupees is equal to 0.1721, right? So this is the final answer of this question. So with this, I hope all the parts, all the questions, all the concepts, everything is clear in PERT analysis. So अगर आपको इसके बाद भी कोई doubt है, कोई भी confusion है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं। So with this, I'll take your leave. मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।